भाग 11। समीरा के जाने के बाद महेश सोचता है कि काश उसने किसी गरीब की बेटी के साथ शादी की होती तो आज उसको यह सब नहीं देखना पड़ता। अब वो समाज में क्या मुंह दिखाएगा। जो होना था सो हो गया, लेकिन जिस तरह की बेइज्जती महेश के परिवार ने उठाई उससे उसको यही सबक मिला कि कभी दौलत को देखकर रिश्ता नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यवहार को परख कर ही शादी जैसा अहम फैसला लेना चाहिए। जैसे ही समीरा घर पहुंचती है तो ममता समीरा को देखकर कहती है, आओ बेटा आओ, अभी तुम्हारी मां जिंदा है, तुम्हें आजीवन अपने घर में रख सकती है। ममता ने बुआ की तरफ देखते हुए कहा, देखा बुआ, एक ही तो फूल जैसी बेटी है, उसे भी कितना परेशान करते हैं वो लोग। आंखों में गुस्सा भरते हुए ममता कहती है, कैसे घर में रिश्ता करवा दिया आपने? बुआ गर्दन हिलाते हुए कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा बिटिया, चिंता मत कर, मैं उन लोगों से बात करती हूं ना। बुआ जब उन लोगों से बात करती है तो महेश के माता पिता बोलते हैं, यह घर तो समीरा का ही है, वो जब चाहे आ सकती है। इधर रमन की आदतें सुधरने के बजाय बिगड़ती चली जाती हैं। अब रमन की बढ़ती बदतमीजियों से ममता को भी परेशानी होने लगती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती है। एक दिन बुआ ने ममता के पास बैठते हुए कहा, ममता, अगर रमन की शादी करा दी जाए तो उस पर जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा तो वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। ममता ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे अभी एक मुसीबत से तो निकल नहीं पाई हूं, आप दूसरी मुसीबत को गले में डालने पर तुली हुई हो। ममता ने ठंडी आह भरते हुए बुआ की तरफ देखा और कुछ पल ठहर कर बोली, तो फिर आप ही कुछ बताओ, मैं कहां लड़की देखती फिरूंगी, आप ही कुछ जुगाड़ लगाओ ना। ममता की हां सुनकर बुआ इस तरह से खुश हुई जैसे बुआ के मन की तो मुराद ही पूरी हो गई हो। आंखों को मटकाते हुए बुआ ने कहा, मेरी नजर में एक लड़की है तो सही, लेकिन पता नहीं तुम्हें उसका परिवार पसंद आएगा या नहीं। बुआ की बात सुनकर ममता ने कुछ पल शांत रहने के बाद कहा, क्यों, परिवार में क्या खराबी है बुआ? बुआ ने बोलना शुरू किया, अरे खराबी बस इतनी ही है कि हमारी हैसियत की बराबरी के नहीं है वो लोग, दान दहेज ज्यादा दे नहीं पाएंगे, मगर लड़की ऐसी है जो हमारे इशारों पर चलेगी। ममता तेज आवाज में बोली, आप भी कैसी बातें कर रही हैं बुआ? अरे मेरे पास दौलत की कमी है क्या? आप बस रिश्ते की बात पक्की करिए, दान दहेज वो भला हमें क्या दे सकते हैं, हम तो खुद उल्टा उन्हें ही कुछ ना कुछ दे देंगे। बुआ ने चेहरे पर खुशी लाते हुए कहा, मुझे तो बस तेरी हां का इंतजार था, मैं कल ही रिश्ते की बात पक्की किए देती हूं। ममता देखना, लड़की तुझे भी बहुत पसंद आएगी और रमन को भी। इसके बाद ममता और बुआ एक दिन रमन से उसकी शादी की बात करते हैं तो रमन यह कहते हुए इनकार कर देता है कि उसको अभी शादी की बेड़ियों में कैद नहीं होना है। रमन अपने कमरे की तरफ जाते जाते इतना जरूर बोल देता है कि जब उसका मन करेगा तभी वो शादी करेगा। इससे पहले कि ममता या बुआ कुछ बोल पाते, रमन ने अंदर से अपना कमरा बंद कर लिया। इसके बाद ममता बुआ की तरफ देखते हुए कहती हैं, देखा आपने कितना बदतमीज हो गया है, मां की बात को कैसे काट कर निकल गया। अरे हम तो इसके भले के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन इसका हर समय दिमाग खराब रहता है। यह कहते कहते ममता अपनी आंखों में आंसू ले आती है। बुआ जैसे ही ममता को रोते हुए देखती हैं तो कहती हैं, अरे तू भी छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने बैठ जाती है, थोड़ा दिमाग से काम ले, देखना सब ठीक हो जाएगा। बुआ ने उठकर ममता की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, चल चुप हो जा, मैं खुद रमन से इस मसले पर बात करूंगी, देखना वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। यह कहते हुए बुआ ममता के सिर को प्यार से सहलाने लगती है। ममता भी बुआ की तरफ देखते हुए कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन खामोश आंखों से ही वो बुआ से बहुत कुछ कह जाती है। इसी दौरान एक दिन बुआ रमन के पास आकर बैठ जाती है। बैठकर बड़े प्यार से रमन से कहती है, रमन आजकल तुम बहुत उदास से रहने लगे हो, क्या बात है?
रमन ने बुआ को थोड़ा अजीब ढंग से देखते हुए कहा, बुआ, आपसे क्या छुपा है? आप तो सब जानती ही हो ना। आपने तो मुझे बचपन से देखा है। मैं हमेशा से ही ऐसा रहा हूं। बिन बाप का बेटा तो ऐसा ही होगा ना बुआ। न कोई कहने वाला, न कोई सुनने वाला। जो जी चाहा किया और जहां मन चाहा चला गया। डर नाम की कोई चीज मेरे आसपास कभी रही ही नहीं। बुआ ने रमन की बात गौर से सुनने के बाद कहा, बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हमने तेरी परवरिश में कोई कमी छोड़ दी क्या? तूने जो चाहा, जब चाहा, तुझे तेरी मां ने दिया। रमन ने बीच में ही बुआ की बात को काटते हुए कहा, तो बुआ, मैंने कब इनकार किया है? बुआ, पापा इतनी दौलत छोड़ गए कि हम लोगों को कभी परेशानी महसूस हुई ही नहीं। बुआ ने फिर रमन के बिस्तर पर बैठते हुए कहा, देख रमन, अगर तू शादी कर लेगा तो कम से कम इस घर में मुरझाए खुशियों के फूल फिर से खिल सकते हैं। रमन ने तेज आवाज में बुआ से कहा, बुआ, समीरा की शादी भी तो इसीलिए की गई थी ना, ताकि उसका घर बच सके। लेकिन क्या हुआ? वो आज वापस घर आ गई ना। इसलिए शादी जैसा अहम फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता है। बुआ ने थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहा, यह तो ठीक है बेटा, लेकिन तू आखिर चाहता क्या है? तू ना तो किसी से ढंग से बात करता है और ना ही किसी को अपने दिल की बात बताता है। रमन ने बुआ से कहा, मेरी मम्मी हर किसी पर बस फैसला थोपना चाहती है। उन्हें लगता है कि वो जो फैसला ले रही हैं वो एकदम सही है। वो एक बार भी ये जरूरी नहीं समझती कि अपने बेटे से भी राय मशवरा किया जाए। जब देखो दौलत की धौंस दिखाती रहती हैं। अरे, अगर दौलत उनकी है तो मेरा भी तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत अधिकार होगा ना। लेकिन नहीं, वो तो बस दौलत का गुरूर दिखाती रहती हैं। नानी बुआ बस एक टक रमन को देखती ही रह गई। उसने सोचा था कि रमन तो उसकी मुट्ठी में है। वो जब चाहे उसकी शादी अपनी मर्जी से अपने कुनबे में करा सकती हैं। लेकिन ममता तो उसको भी आंखें दिखाती रहती है। उसको तुरंत एक आइडिया आया। अपनी आंखों में झूठे आंसू भरते हुए नानी बुआ बोलती है, रमन, आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने वाली हूं कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। रमन ने नानी बुआ की शरारती आंखों को देखकर कुछ पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, नानी बुआ जी, ऐसा क्या बताने वाली हो जिसके बताने से पहले ही आपकी आंखें चमकने लगी हैं? नानी बुआ ने इठलाते हुए कहा, देख रमन, जिस दौलत की तू बात कर रहा है वो तेरी मां के नाम पर नहीं है, बल्कि पगले तेरे नाम पर है। इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि दौलत पर तेरा कोई हक नहीं है। यह बात सुनते ही रमन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। रमन ने नानी बुआ जी के हाथों को चूमते हुए कहा, अरे नानी बुआ जी, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मुझे तो आज तक यही लगता था कि दौलत मां के नाम पर है, लेकिन आपने क्या बात बताई है। लगता है मैं तो खुशी से पागल ही हो जाऊंगा। अब तक तो मैं यही सोचता था कि दौलत पर मेरी मां का कब्जा है, इसलिए मैं दबा दबा सा रहता था। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जी भर कर जीऊंगा। लंबी सांसें भरते हुए रमन सोचता है कि अब देखता हूं मुझे कौन रोकता है। इस तरह की तमाम बातें सोचते हुए रमन खुश होता हुआ अपने घर से बाहर निकल जाता है। रमन अपने दोस्तों के साथ पब में जाकर शराब, शबाब और कबाब की जबरदस्त पार्टी करता है और वहीं पर उसकी नजर पब में गाना गा रही लड़की पर पड़ती है। दारू के नशे में वो लड़की उसे बेहद पसंद आती है। नशे ही नशे में वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैं इस लड़की को बेहद पसंद करने लगा हूं, इसे मेरे पास बुलाओ, मैं इसके हाथों से एक जाम पीना चाहता हूं और इस कमसिन को अपनी रानी बनाना चाहता हूं। दोस्त पब के ओनर से बात करके उस लड़की के हाथों से रमन के गिलास में जाम डलवाते हैं। शराब लेते हुए रमन उस लड़की की आंखों में आंखें डालते हुए बोल पड़ता है, क्या नाम है स्वीटहार्ट? बहुत से पबों में गया, लेकिन आज पहली बार किसी हसीना के लिए मेरी आंखों ने दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया है। लड़की मुस्कुराते हुए अपना नाम पायल बताती है और बालों को गर्दन से ऊपर करते हुए
वहां से चली जाती है। इसके बाद रमन की आदत सी बन जाती है उस पब में जाना। बुआ भी धीरे धीरे रमन को अपनी गिरफ्त में लेने लगती है। उसे लगता है कि अगर रमन का झुकाव उसकी तरफ रहा तो आने वाले दिनों में वो इस घर पर राज करेगी। रमन की नजरों में अपनी मां के लिए कोई विशेष प्यार नहीं रह गया है। वो तो बस अपनी मां से बस थोड़ी बहुत बात ही करता है। जब भी रमन की मां उससे बात करना चाहती है, रमन कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके पास से चला जाता है। ममता समझने लगती है कि जिस तरह से रमन उससे ज्यादा बुआ से बातें करता है तो उसे इसमें साजिश की बू आने लगती है। मगर ममता फिर भी खामोश रहकर पहले सारे खेल को समझने का प्रयास करने लगती है। इधर एक दिन जब रमन बहुत ज्यादा शराब पीकर घर आता है तो ममता उसको इस हालत में देखकर उसे जोर से डांट लगाती है। अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे रमन को ममता एक जोरदार थप्पड़ भी लगा देती है। बुआ जैसे ही बीच में आने की कोशिश करती है तो ममता उनसे साफ साफ कहती है कि यह मेरे और मेरे बेटे के बीच का मामला है, उन्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। रमन इस स्थिति में नहीं होता है कि वो अपनी मां को कोई जवाब दे पाए, इसलिए वो वहीं सोफे पर लेटकर सो जाता है। बुआ को ममता का इस तरह से व्यवहार करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। सुबह उठते ही रमन सारी बातें लगभग भूल चुका होता है, लेकिन बुआ रमन को रात की सभी बातें एक एक करके बताती है। रमन उस वक्त तो कुछ नहीं कहता, लेकिन गुस्सा करते हुए घर से चला जाता है। अगले दिन जब ममता बुआ से पूछती है कि रमन कहाँ गया है तो बुआ उसको बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताकर नहीं गया है। बुआ की बातों से ममता को लगा कि वो उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है। ममता की बात का जवाब देने के बाद बुआ भी बाहर की तरफ निकल जाती है, लेकिन ममता के मन में अजीब सी उधेड़-बुन चलने लगती है। एक तो उसे यह लगता है कि रात को उसने रमन को थप्पड़ मार दिया और दूसरा उसने बुआ के साथ भी बदतमीजी से बात की। ममता मन ही मन सोचने लगती है कि शाम को जब रमन आएगा तो वो उसको मना लेगी। आखिर मेरा बेटा है, अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा। ममता सोचने लगती है कि आज मैंने रमन की पसंद का खाना अपने हाथों से बनाऊंगी, फिर देखती हूं मां से लाड दिखाता है या नहीं। ममता के मन में इस तरह की तमाम बातें चल रही थीं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि रमन के मन में क्या चल रहा है। उसे तो बस यही लग रहा होता है कि रमन उसके डांटने फटकारने से थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया है। खैर, ममता रमन की पसंद का खाना बनाने में जुट जाती है। वो रमन के लिए मिक्स वेज बनाने के साथ ही उसके पसंद की अरहर की दाल भी बनाने लगती है। ममता को यही लगता है कि उसके हाथों का बना खाना खाकर उसका बेटा मां के प्यार से उसकी ओर खींचा चला आएगा। खाना बनाने में समीरा भी अपनी मां की मदद करती है और दोनों मिलकर रमन के लिए बेहद लजीज व्यंजन तैयार करते हैं। खाना बनाने के बाद ममता अपने बेटे का इंतजार करने लगती है। इस बीच दरवाजे पर दस्तक होती है तो समीरा उठकर जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने जो नजारा होता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजे पर रमन खड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ बेहद कम कपड़ों में बेशर्म सी लड़की भी खड़ी होती है जो रमन से लगभग चिपकी हुई होती है। यह देखकर समीरा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शराब के नशे में जैसे ही रमन उस बाजारू लड़की के साथ घर में प्रवेश करता है तो उसके सामने उसकी मां ममता खड़ी होती है। अपने बेटे की इस हरकत को देखकर पहले तो उसको विश्वास ही नहीं होता कि उसका बेटा ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। रमन के इस रूप को देखते ही ममता का तो दिमाग ही सुन्न हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो अपने रमन को किस तरह से उसकी इस हरकत पर बात करे। खैर, ममता ने खामोशी तोड़ते हुए अपनी आंखों को गुस्से में लाल करते हुए कहा, रमन, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें जरा भी अपने परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं है? अरे, मैं तुम्हारी हर गलती को शैतानी समझकर माफ करती रही, लेकिन आज तुम इतना गिर गए। नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए रमन ने अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? ये मेरी दोस्त है
और क्या मैं अपनी दोस्त के साथ घर नहीं आ सकता? मां ने चिल्लाते हुए कहा, ना के बराबर कपड़े पहने हुए इस लड़की को तुम अपनी दोस्त कह रहे हो? अरे तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या पाप कर रहे हो? इस तरह की लड़कियां दोस्त नहीं बल्कि दौलत को लूटने खसोटने के लिए अपने तन का इस्तेमाल करने वाली होती हैं। बस मम्मी, अगर मेरी दोस्त के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो आप मेरी दोस्त की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती। अरे ये तो बेचारी मुझसे प्यार की बातें करती है, मुझे संभालती है, और आप कह रही हैं कि इसको मुझसे नहीं दौलत से प्यार है। ममता रमन की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, अच्छा तो आज तेरा यह लड़की साथ दे रही है? अरे तुझे मैंने 9 महीने तक अपनी कोख में पाला है और तू ये बोल रहा है कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है। रमन भी अब अपनी मां की हर बात का जवाब उनकी शैली में ही देने लगा। रमन ने कहा, हां आपको बहुत ज्यादा फिक्र है, तभी आपने मुझे रात इतना बुरा भला कहा, और तो और आपने मुझे थप्पड़ भी मारा। अरे आप मेरी क्या परवाह करोगी मम्मी, आज तक बस आपने अपनी ही परवाह की है। ममता ने भी आवाज को कड़क करते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी मां से इस तरह से बात करने की जरूरत करे? अरे तुझे कितनी ऐशो आराम की जिंदगी दी है मैंने, कभी तुझे कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन आज तूने अपनी मां को उल्टा जवाब दिया है। रमन ने भी आर पार की बात करते हुए कहा, हाँ मां, आपने बड़े ऐशो आराम से पाला है मुझे, मैं जानता हूं आपने मेरी हर जरूरत को पूरा किया है, मैं ये भी जानता हूं, लेकिन जिस दौलत से तुमने मेरी परवरिश की है, आखिर वो जायदाद किसकी है? ममता ने खुद पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा, ओह, तो आज तेरे अंदर इतनी भी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे यह पूछ सके कि यह जायदाद किसकी है? वाह, क्या खूब सिला दिया है तूने मेरी ममता का। रमन ने भी मां पर अपनी सारी भड़ास निकालते हुए जोर से कहा, मैं आपका किया हुआ ही आपको लौटा रहा हूं, आपने कब किसके साथ अच्छा किया है मां? अरे आज तक आप हमें यही बताती रही हो ना कि आपने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी विधवा बनकर काटी है, तो सुन लो, आप हमारे लिए नहीं बल्कि इस दौलत के लिए इस घर में रुकी हुई हो, नहीं तो आज न जाने कहां होती। ममता का काबू खुद पर से टूट गया और उसने रमन को जोरदार थप्पड़ मारकर चिल्लाते हुए कहा, रमन, तेरी यह मजाल कि तू अपनी मां के चरित्र पर उंगली उठाए। अरे तेरे पापा के गुजर जाने के बाद आज तक मैंने इसीलिए किसी का हाथ नहीं थामा क्योंकि तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाती, और तू आज अपनी मां पर इस तरह का घिनौना आरोप लगा रहा है। रमन भी पूरे तैश में आते हुए बोला, मम्मी, आरोप नहीं लगा रहा हूं बल्कि सच बता रहा हूं। अरे पापा के साथ आपने कैसा सुलूक किया था आज तक याद है मुझे। आपने भी पापा के चरित्र पर उंगली उठाई थी ना, उस वक्त आपने सोचा था कि क्या कर रही हो। उसी रात पापा घर छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे तो शक है मम्मी, कहीं आपने ही तो पापा का खून नहीं करा दिया ना। ममता ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, बस, इसके सिवा अगर एक भी लफ्ज बोला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। अरे तूने आज साबित कर दिया कि नागिन की कोख से सिर्फ सपोला ही जन्म ले सकता है। रमन ने भी मां की बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, तुम तो नागिन से भी ज्यादा जहरीली हो मां, आपका कांटा तो पानी भी नहीं मांग सकता। पापा की मौत के बाद कितने अरमानों के साथ दादा दादी हमारे यहां रुके हुए थे, लेकिन आपने उन्हें इतना सताया कि वो भी हम सबको बद्दुआ देकर इस घर से निकल गए। ममता ने रमन की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तो ये सब मैंने अपनी खुशी के लिए किया था ना? अरे मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रही थी, और आज तुमने ही अपनी मां को इतना गिरा हुआ साबित कर दिया। अगर तू मेरे साथ नहीं रह सकता तो अपना हिस्सा लेकर अलग हो जा। रमन मां की बात पर ठहाका लगाते हुए बोला, हिस्सा? कौन सा हिस्सा मम्मी? अरे ये घर और सारी दौलत तो मेरे ही नाम पर है, इसमें आपका कुछ नहीं है।
आपको ये घर छोड़कर जाना होगा, अभी के अभी। अगर नहीं गई तो मुझे और भी तरीके आते हैं निकालने के। ममता ने रमन के सामने अपने लिए रहम की गुहार लगाते हुए कहा, मगर बेटा मैं जाऊंगी कहां, किसके पास जाकर आसरा मांगूंगी? तो आखिर अपनी मां पर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है? रमन मां की तरफ से मुंह फेरते हुए बोला, जहन्नुम में जाओ, लेकिन अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ममता भी समझ गई कि रमन किसके बहकावे में आकर इस तरह की बातें कर रहा है। उसने गुर्राते हुए कहा, ओह तो ये बात है, अब मैं समझ गई कि तुझे यह पट्टी किसने पढ़ाई है। रमन, तुझे बुआ ने सारी पुरानी बातें बताई हैं ना? कोई बात नहीं बुआ, आज मैंने जान लिया है कि अगर एक औरत का आखिरी सांस तक कोई साथ दे सकता है तो वो उसका पति ही होता है। रमन की तरफ देखते हुए ममता कहती है, बेटा तूने अच्छा किया जो मुझे मेरा असली चेहरा दिखा दिया। अब अगर तू खुद भी चाहेगा तो भी मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। रमन और मां के बीच हुए विवाद ने समीरा की आंखें खोल दी। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसकी समझ में आ चुका था कि पति का घर ही अपना असली घर होता है। अब उसके मन में अपने घर जाने की इच्छा तो हो रही थी, किंतु मन के किसी कोने में ऐशो आराम की चाहत उसके कदम रोक रही थी। इधर ममता घर से खाली हाथ निकल जाती है। चलते चलते अब उसे अपना किया हर गुनाह याद आ रहा है। उसे अब यह महसूस होने लगा कि उसने जिस तरह से दूसरों का अपमान किया है, यह उसी की सजा है। ममता का मुंह बार बार आसमान की तरफ ताकने लगा। शायद वो ऊपर मुंह करके भगवान से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नीची नजरें उसको शर्मसार कर रही थीं।